हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट। इस चैप्टर में हम लाइट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 मीन्स पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लाइट के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, मिरर के बेसिक्स के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ मिरर के अंदर किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा ओवरऑल चैप्टर लेक्चर होने वाला है वो लाइट के बेसिक के ऊपर होगा, जिसमें हम लाइट को बेसिक से समझेंगे और अपने आगे के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। सब फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वर्चुअल और रियल इमेज के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और प्लेन मिरर के अंदर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है उसको देखेंगे। एंड लास्ट हमारा स्फेरिकल मिरर भी प्रेजेंट होता है, उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास कॉमन टर्म्स होती हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक हमारी एनर्जी की फॉर्म है डेट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम चीजों को सेंस कर पाते हैं, विजन कर पाते हैं। यानी लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास बोला गया है सम कॉमन फिनोमिना associated with lights are image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium and so on। जो हमारा लाइट है इसके थ्रू काफी तरीके के फिनोमिनाज हमें देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें दे रखा है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ये जो टॉपिक है ये हमें इसी चैप्टर में कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जब हम ह्यूमन आई वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे वहां पर हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। देन नेक्स्ट है हमारा द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। एंड लास्ट है हमारे पास बेंडिंग ऑफ अ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, किस तरीके से लाइट की बेंडिंग होती है मीडियम टू मीडियम। तो सबसे पहले लाइट के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, लाइट के बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला गया है लाइट कैसी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। जैसे साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवलिंग के लिए, लेकिन लाइट एक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। लाइट बेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइन जो हमारा लाइट है वो हमेशा किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट के पास दो नेचर होते हैं, वो वेव की तरह भी परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर को भी शो करेगा। नेक्स्ट दे रखा है लाइट कास्ट शेडो, लाइट की वजह से शेडो मिलती है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो हमारी वैल्यू लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि लाइट कौन से मोशन को शो करती है, रेक्टिलिनियर मोशन को शो करती है। ऐसा मोशन जिसमें स्ट्रेट लाइन पाथ कंप्लीट हो, स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बोला गया है कि देखो जो लाइट है वो किससे मिलके बनी है। लाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है, लाइट में फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं
उस फोटॉन्स की वजह से लाइट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बहुत सारे फोटॉन्स यानी several photons in a single line, बहुत सारे फोटॉन्स एक सिंगल लाइन में सिंगल लाइन constitute constitute a single light ray। तो देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ फोटॉन्स प्रेजेंट है, एक फोटोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके सिविरल फोटॉन्स है। अब इस फोटॉन्स की मदद से जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? लाइट रे बोलेंगे। अब यहाँ पे ये सिंगल प्रेजेंट है तो ये लाइट रे हो गई। अब अगर ये लाइट रे हमारी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी बहुत सारी लाइट रे अगर प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बीम। यानी नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सिविरल लाइट रेज constitute a beam of लाइट, यानी बहुत सारी सिविरल लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज मिलके किसकी फॉर्मेशन करती हैं? बीम ऑफ लाइट की फॉर्मेशन करेंगी। नेक्स्ट इसी के साथ हमारे पास ये भी है कि ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है कि किसी लाइट के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो ब्राइटनेस भी क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। किसी भी लाइट की ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। अगर ब्राइटनेस हमारी ज्यादा होती है तो वहां पे चीजें कैसी दिखेंगी? ब्राइट दिखेंगी। यानी अगर ब्राइटनेस ज्यादा है तो जो लाइट क्या होगी? लाइट ज्यादा होगी, यानी चीजें ज्यादा अच्छे से दिखेंगी। और अगर ब्राइटनेस हमें कम देखने को मिलेगी, इसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, तो लाइट कैसी होगी? डिम लाइट होगी। तो ओवरऑल लाइट की क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट की क्वांटिटी हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे हो गई हमारी लाइट की सारी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी रेक्टिलिनियर मोशन को शो करती है, यानी स्ट्रेट पाथ कवर करती है। थर्ड प्रॉपर्टी है डुअल नेचर होती है लाइट, यानी ये वेव मैटर की तरह, वेव की तरह और एज वेल एज पार्टिकल नेचर को भी शो करेगी। लाइट की वजह से शेडो देखने को मिलती है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी वैक्यूम की केस में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो मैक्सिमम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लाइट क्या है? लाइट फोटॉन्स की वजह से है। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, और जितने कम फोटॉन्स होंगे उतनी ब्राइटनेस कम होगी। और एक सिविरल फोटोन, अगर हमारे बहुत सारे फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लाइट रे। और अगर बहुत सारी लाइट रे आपस में आकर के मिलती हैं तो उससे किसकी फॉर्मेशन होती है? बीम की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो हो गई हमारी सारी लाइट की बेसिक सी प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ती है तो क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं। When light falls on a surface following may happen। तो देखो अगर कभी भी लाइट किसी सरफेस पे आकर के पड़ती है, गिरती है, तो वहां पे हमें तीन फिनोमिना देखने को मिलते हैं। और वो फिनोमिना कैसे हैं? या तो वहां पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, यानी लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, या वहां पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी लाइट आएगी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। थर्ड देखने को मिलेगा हमें वहां पे एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? ये एक सरफेस है। इस सरफेस पे अब होगा क्या? हमारी लाइट आई और टकरा करके चली गई। यानी यहाँ पे हमें ये देखने को मिला
ये है क्या? ये है हमारा सरफेस। अब सरफेस पे टोटल 3 तरीके के फिनोमिना हो सकते हैं। सबसे पहला फिनोमिना ये कि लाइट आई और वो कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। यानी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? रिफ्लेक्शन देखने को मिला, जिसमें लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पर आएगी और वहीं से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम नॉट चेंज्ड। अब सेकंड है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन के केस में ये होगा कि लाइट आएगी और वो मीडियम चेंज करके चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का केस, जिसमें लाइट क्या करती है? मीडियम को चेंज करेगी, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। थर्ड है हमारे पास इसमें एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा? लाइट आएगी और उसी सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। यानी लाइट यहाँ पे क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो गई है। तो एब्जॉर्प्शन के केस में जो लाइट है वो सरफेस पर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो लेंस हो। और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रिफ्रैक्शन, किस तरीके से जो हमारा लाइट है वो मीडियम को चेंज करता है और हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन है, वो भी कैसे होती है? अलग अलग होती है। तो अब हम एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी हम साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? हम ऑब्जेक्ट्स कैसे देख पाते हैं? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? यानी हाउ डू वी सी थिंग्स, या ऑब्जेक्ट, हम किसी भी चीजों को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। सबसे पहला आई, बिना आई के तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। सेकंड है ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो ओपेक हो, मतलब जिसके अंदर से लाइट ट्रांसफर ना हो, ट्रेवल ना करे, ट्रांसपेरेंट ना हो। और थर्ड है हमारा इसमें लाइट सोर्स। किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की तो इम्पोर्टेंस है ही है, यानी बिना लाइट सोर्स के, बिना ओपेक ऑब्जेक्ट के या बिना आई के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास थ्री टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, एंड थर्ड है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट। आंसर में भी हमने मेंशन किया कि हम किसी थिंग को देखेंगे तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? आई की, ओपेक ऑब्जेक्ट की और लाइट सोर्स की। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है, किस तरीके से उसमें लाइट की ट्रेवलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने टाइप के हैं? थ्री टाइप के। फर्स्ट है हमारे पास इसमें ट्रांसपेरेंट, सेकेंड है हमारा इसमें ट्रांसल्यूसेंट, एंड थर्ड है हमारा इसमें ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? तो देखो, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को कंप्लीटली अपने में से पास होने दें, यानी अलाउस टू पास कंप्लीट लाइट। यानी इनमें से जो लाइट है वो कंप्लीटली पास आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया और ग्लास। वही हमारे पास जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये अलाउ तो करेंगे पार्टिकल को, लेकिन पार्शियली, यानी हाफ। जैसे आधी लाइट हमारी जाएगी, आधी लाइट पास होगी, आधी लाइट पास नहीं होगी। अलाउ टू पास, अलाउ टू पास
पार्शियल लाइट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, बटर पेपर। एंड थर्ड है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते, डोंट अलाउ टू पास लाइट। फॉर एग्जाम्पल, वुड एंड आयरन। लकड़ी हो गया या फिर लोहा हो गया, उसमें से हम देखेंगे कि जो हमारी लाइट है वो पास नहीं होती। तो यहाँ पे हमने लाइट को किसके बेसिस पे, सॉरी, ऑब्जेक्ट को किसके बेसिस पे डिवाइड करा, कि किस तरीके से उसमें लाइट हमारी ट्रेवल करेगी। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उनकी एमिटिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एमिटिंग लाइट। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है उनके एमिटिंग लाइट के बेसिस पे। देखो, जो ऑब्जेक्ट्स है इसमें हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट को एमिट्स करें, यानी एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सन हो गया, सन के पास खुद की रोशनी है, इसी तरीके से हमारे पास बर्निंग बल्ब है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो लाइट को एमिट करता है। नेक्स्ट हो गया हमारी ट्यूबलाइट। ये सारे क्या हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से लाइट एमिट नहीं होती, यानी डोंट एमिट लाइट टू देयर ओन। फॉर एग्जाम्पल, मून, ट्री एंड पेंटिंग। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को उनके एमिटिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे डिवाइड करा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लाइट की प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गई, लाइट एमिट किस तरीके से करते हैं और ऑब्जेक्ट किस बेसिस पे लाइट के हिसाब से डिवाइड है, ट्रेवलिंग पाथ के हिसाब से और एमिटिंग के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन के टॉपिक को, क्योंकि हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, देन हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रखा है रिफ्रैक्शन में बताया गया है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। देखो, यहाँ पे जब हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है सरफेस पे पड़ने पे, तो रिफ्लेक्शन के केस में हमने देखा कि लाइट आई और उस सरफेस से बाउंस बैक होकर के रिटर्न हो गई। तो रिफ्लेक्शन में बस यही होगा कि लाइट आएगी, किसी भी पॉलिश सरफेस से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी पीछे की साइड, यानी इसमें नो मीडियम चेंज। एक चीज हमें यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होता है। जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में लाइट बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, ये पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताओ। तो देखो, यहाँ पे दो हमारे पास लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, जिनको हमें एज इट इज याद करना है, स्टेटमेंट में हम चेंज नहीं कर सकते,
क्योंकि लॉ के स्टेटमेंट में कभी चेंज नहीं किया जा सकता, जो लॉ हमें दे दिया गया है हमें वैसे ही याद करना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट क्या बोला गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स दैट कि जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जितनी एंगल से हमारी जो लाइट आएगी वो हमेशा बराबर होगी किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जितने एंगल से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उसके। जैसे ये मानो हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है, उस पे लाइट आई और लाइट उतने ही एंगल से बाउंस बैक हो जाएगी, यानी ये जो हमारा एंगल होगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने एंगल से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है, टकरा के जाती है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ में बस ये बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंड सेकंड में बोला गया है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो हमारा इसमें आई आर यानी ये इंसिडेंट रे होगा, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो हो गई आर आर, और जो हमारा सेंटर में प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे हैं, ये तीनों की तीनों जो रेज हैं वो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन पर लाई करेंगी। तो दोनों लॉज हो गए यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है वो सेम पॉइंट पे प्लेन पर लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम भी गिवन है। क्या बोला गया है डायग्राम में, ये हमारा क्या गिवन है यहाँ पे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमारा पॉलिश सरफेस, इंसिडेंट रेज कौन सी होती है, वो रेज जो हमारी लाइट की आएंगी, और रिफ्लेक्टेड रेज हमारी वो रेज होती हैं जो सरफेस से टकरा के वापस जाएंगी। अब देखो फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है, द इंसिडेंट रे यानी एंगल, यहाँ पे पहले लॉ टू में देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और लॉ फर्स्ट में बोला गया है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे हमारी ये हो गई, दिस वन, एंड रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये हो गई। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारा ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट से सेम प्लेन पर लाई करेंगे, ये हो गया फर्स्ट लॉ। एंड जितने एंगल से हमारी लाइट आती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितने एंगल से लाइट हमारी टकरा के वापस जाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, उसमें ये बोला गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्चुअल एंड रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या है, तो देखो इमेज क्या होता है कि जो भी हम मिरर के आगे देखते हैं, जैसे हम खड़े हैं तो हमें मिरर के आगे क्या देखने को मिलेगी, अपनी एक इमेज देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे पास टू टाइप्स की इमेज होती है, एक है वर्चुअल इमेज और एक है हमारी रियल इमेज। इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट। इमेज क्या है, इमेज हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे दो लाइट रेज आपस में आकर मिलेंगी या मिलती हुई हमें दिखाई देंगी। अब इसके थ्रू हमारी जो इमेज है वो दो तरीके से है, एक है हमारी रियल इमेज और दूसरी है हमारी इसमें वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो डिफरेंस है ये भी पेपर में
2 मार्क्स का पूछा जाता है कि बताओ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि जो वर्चुअल इमेज है और रियल इमेज है उसमें रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। अगर सारी लाइट रेज आपस में आकर के सच में मीट होंगी, एक्चुअली मीट करेंगी, तो उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास वर्चुअल इमेज में क्या बोला गया है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेज हमारी तब बनेगी जब लाइट रेज मीट करती हुई दिखाई देंगी लेकिन वो मीट नहीं करेंगी। रियल इमेज में तो जो सारी लाइट रेज हैं वो आपस में आकर मीट करती हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में वो मीट नहीं करती हैं, हमें मीट करती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट है हमारे पास रियल इमेज का सेकंड पॉइंट, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज हमारी कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि रियल इमेज हमारी एक्चुअल में मीट होती तो दिखाई देगी लेकिन इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी होगी। लेकिन और वहीं हमारी जो वर्चुअल इमेज है वो हमारी इरेक्ट इमेज होगी। इरेक्ट का मतलब है कि वो इमेज हमें कैसी दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के। तो रियल इमेज जो होंगी उनको हम कहाँ देखेंगे, सिनेमा स्क्रीन हो गया, और ये हमेशा कॉन्केव मिरर से बनेगी, कॉन्केव मिरर से। और जो वर्चुअल इमेज है वो प्लेन मिरर में देखने को मिलेगी और कॉन्वेक्स मिरर में देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करूंगी मैं कि ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है क्या। सबसे पहले यहाँ पे बस हमें इतना नॉलेज के लिए याद रखना है अभी कि जो ये कॉनकेव मिरर हैं और जो कॉन्वेक्स मिरर हैं ये हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं। अभी तो हम वैसे प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर हो गए और कॉन्वेक्स मिरर है वो कौन से मिरर हैं, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे है हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के टोटल 4 डिफरेंस कि रियल इमेज हमारी एक्चुअल में लाइट रे के मीट होने से बनती है, बल्कि वर्चुअल इमेज में हमारी लाइट रेज मीट होती हुई दिखाई देंगी। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज हमारी इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है, वर्चुअल इमेज हमारी इरेक्ट यानी सीधी बनेगी। जो रियल इमेज है उसका एग्जाम्पल है सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर के थ्रू बनेगी। और जो हमारी वर्चुअल इमेज है उसमें की जो इमेज होंगी वो हमें प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे हुआ हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे अपने प्लेन मिरर के बारे में और किस तरीके से प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर से वो कैसे होगी। तो ध्यान से यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो इमेज बनती है किसमें, प्लेन मिरर के केस में। तो ये क्या है, ये हमारा है प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में मानो ये जो ए बी है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस, मानो यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है, ये जो कौन है, ए बी एक ऑब्जेक्ट बोलो या फिर ए बी कोई एक पर्सन है। तो यहाँ पे जो ये मिरर के दूसरी साइड पे, यानी ये जो मिरर है ये पॉलिश सरफेस है इधर की साइड से, ये हमारा मिरर यहाँ से पॉलिश है। यानी जब ए बी जो है ऑब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं पर्सन। जो ए बी पर्सन है वो मिरर में जब अपने आप को देखता है तो उसकी एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देती है मिरर की दूसरी साइड। तो ये जो मिरर का दूसरी साइड है यहाँ पे उसकी क्या बनी है, इमेज बनी है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, उसकी इमेज है। तो जब भी प्लेन मिरर से कोई भी इमेज बनती है तो वो हमेशा कैसी होगी, सेम हाइट की होगी। यानी देखो जितनी ए बी की हाइट थी उतनी ही ए डैश बी की भी हाइट है।
दूसरी चीज़ जितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उतने ही डिस्टेंस पे हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी देखने को मिलेगी। यानी अगर मानो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो पर्सन है, वो अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिरर से खड़ा है आगे, तो जो उसकी इमेज है वो मिरर पे भी 5 सेंटीमीटर पीछे ही बनती हुई दिखाई देगी। तो प्लेन मिरर की 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई इमेज फॉर्मेशन की, कि सबसे पहले जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की या पर्सन की हाइट होती है, उतनी ही हमारी इमेज की भी हाइट होगी। दूसरी चीज़ कि जितनी डिस्टेंस पे वो मिरर से खड़ा होगा ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन होगा, उतनी ही हमें इमेज की भी डिस्टेंस देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर हमें एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब यहाँ पे लाइट रेज़ आपस में मीट नहीं होंगी। वो कैसे? वो इस तरीके से देखो, हमारे पास ये पर्सन है ए बी, इसके हेड से लाइट रेज़ आई और सरफेस से टकरा करके रिटर्न हो गई, बाउंस बैक हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइट रे हमारी हेड से गई और उसी हेड वाले रीजन से टकरा करके वापस हो गई। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइट रेज आई और वहीं से टकरा के निकल गई। इसी तरीके से हेड वाले रीजन से भी लाइट रेज आई और सरफेस से टकरा करके चली गई। तो अब जब हम इस लाइट रेज को पीछे मीट करवाते हैं, तो वो पॉइंट एक ऐसा आता है जहां पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे हमने लाइट रेज को मीट करवाया है। और जब लाइट रेज के मीट होने से इमेज बनती है, तो वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। और हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि सारी वर्चुअल इमेज कैसी होंगी? इरेक्ट होंगी, यानी सीधी होंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसा वो उसकी इमेज कैसी मिल रही है? ए डैश बी डैश एकदम सीधी, लेटरल उल्टी नहीं मिल रही। तो वर्चुअल इमेज होगी और साथ ही साथ कैसी होगी? इरेक्ट होगी। अब यहाँ पे हमें प्लेन मिरर के अंदर एक अनदर फिनोमिना देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन होता क्या है? देखो, लेटरल इन्वर्जन होता है कि किसी चीज का अपोजिट दिखना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा मिरर है। अगर इस मिरर के इस साइड पे हमने वर्ड लिखा है PHY, तो जो हमें मिरर में देखने को मिलेगा वो उल्टा देखने को मिलेगा। कैसे? ये जो Y है ये हमारा उल्टा बनेगा कुछ इस तरीके से। H हमारा वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन P है वो भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं लेटरल इन्वर्जन की मिरर के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपने राइट हैंड को उठाता है, तो इमेज में वो हमें लेफ्ट हैंड शो होता है। और अगर वो लेफ्ट हैंड को उठाता है कोई पर्सन मिरर के आगे, तो इमेज में वो हमें राइट हैंड शो होता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इसमें लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे, क्या-क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर की। सबसे पहले हमने देखा कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी लाइट रेज को मीट करवाने से इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। और वो इमेज कैसी है? सीधी है। तो यानी इमेज कैसी हुई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि जो भी इमेज का साइज होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे था कि जितनी हमारी ए बी की हाइट है, उतनी ही हमारी ए डैश बी डैश की भी हाइट देखने को मिली। देन इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये बोला गया है कि जितनी डिस्टेंस पे हमारा मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होगा, उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर हमें इमेज देखने को मिलेगी। एंड फोर्थ हमारे पास इसमें पॉइंट है कि प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या है? लेटरल इन्वर्जन हमने अभी डिस्कस किया कि राइट साइड किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें लेफ्ट साइड दिखेगी और लेफ्ट साइड हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की राइट साइड दिखेगी। किसके अंदर? मिरर के अंदर।
तो यहाँ पे हमारे पास लेटरल इन्वर्जन का एप्लीकेशन क्या दिया गया है, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। देखा भी क्या होगा कि जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो कैसे लिखा होता है, अपोजिट लिखा होता है। क्यों? उसका अपोजिट उल्टा लिखा होने की वजह से, रिवर्स डायरेक्शन में लिखे होने का रीजन ये है कि अगर पीछे से आती हुई कोई भी गाड़ी के शीशे पे वो हमारा जो वर्ड है या जो हमारा ये एम्बुलेंस वर्ड है वो देखेगा तो वो कैसे दिखने में आएगा, सीधा। क्योंकि अगर सीधा लिखेंगे तो प्लेन मिरर में वो उल्टा दिखाई देगा। इस वजह से प्लेन मिरर जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उसके जो साइड व्यू होते हैं व्हीकल्स में, जो रियर व्यू के लिए होते हैं जिसमें से दूर तक का दिखाई देता है, उस मिरर में वो एम्बुलेंस वर्ड कैसा दिखेगा, देन सीधा दिखेगा, ताकि उसको रीड करके हम उस एम्बुलेंस के लिए रोड ट्रैफिक आराम से रास्ता दे सके। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में देखो पिक्चर भी गिवन है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, वो अपने राइट हैंड को ऊपर कर रहा है, लेकिन जो इमेज है उसके अंदर वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो उसमें लेफ्ट हैंड शो हो रहा है। तो ये हमारा लेटरल इन्वर्जन का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि एम्बुलेंस जो वर्ड होता है वो अप रिवर्स डायरेक्शन में क्यों लिखा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट लेक्चर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि प्लेन मिरर का यूज कहाँ पर होता है। देखो यूजेस सारे मिरर के पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहला यूज टू सी अवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए जो हम मिरर का यूज करते हैं वो कौन सा है, प्लेन मिरर। सेकंड है हमारे पास प्लेन मिरर का यूज किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे पेरिस्कोप वगैरह हो गया उसको बनाने के लिए, टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेरिस्कोप। एंड थर्ड हमारे पास इसका यूज ये है, जो हमारी शॉप्स में डेकोरेटिव रीजन होते हैं, डेकोरेशन करने के लिए भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं इन शॉप्स फॉर डेकोरेशन। तो ये हो गए हमारे प्लेन मिरर के यूज। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर का तो सिर्फ इतना ही था कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है और उसका यूज क्या है और इम्पोर्टेंट है, तो इसमें का लेटरल इन्वर्जन और उसकी एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो देखो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, स्फेरिकल मिरर में हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो कर्व होता है, यानी मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। ऐसे मिरर्स जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व होगा उन्हें हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट होता है तो वो हमारा प्लेन मिरर होता है। अब हमारे पास टू टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं। फर्स्ट है हमारे पास इसमें कॉन्वेक्स मिरर और सेकंड है हमारे पास इसमें कॉनकेव मिरर। तो देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमारे पास डायग्राम पिक्चर गिवन है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व होता है अंदर की तरफ, यानी जो यहाँ पे हमें ये ग्रेइश कलर का देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व है। और दूसरी चीज, इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट की जितनी भी रेज आएंगी, फॉर एग्जाम्पल देखो
कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट की रेज आती है यहीं से रिफ्लेक्ट होके अंदर की तरफ देन रिफ्लेक्ट होंगी अंदर, रिफ्लेक्ट होकर के अंदर की तरफ कन्वर्ज होती है, इकट्ठा होती है। इस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और वहीं अगर हम दूसरे मिरर की बात करें तो उसका नाम है कॉनकेव मिरर। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटवर्ड्स की तरफ कर्व होगा, यानी इसमें आउटवर्ड की तरफ हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने को मिलेगी। और इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि लाइट आएगी और डाइवर्स कर जाएगी, लाइट आएगी और डाइवर्स कर जाएगी, मतलब यहाँ पे लाइट फैल रही है, यहाँ पे लाइट कन्वर्स हो रही थी, इकट्ठा हो रही थी। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉनकेव मिरर में जो लाइट रेज हैं वो आती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैलना शुरू करती हैं, डाइवर्ज होना शुरू करती है। इस वजह से कॉनकेव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये मेन जो डिफरेंस है कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का, स्पेशली तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेकर के ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका इनवर्ड की तरफ कर्व है और किसका आउटवर्ड की तरफ कर्व है। क्योंकि अभी जब हम रे डायग्राम की फॉर्मेशन करेंगे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कौन सा मिरर कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, तो उसमें रे डायग्राम्स बनाने में भी फिर प्रॉब्लम होती है। एक चीज और यहाँ पे अभी हमने पढ़ी थी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, तो यहाँ पे हम उसको भी ऐड कर लेते हैं कि देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है उस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट मतलब सीधी। वहीं अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनेगी वो होगी हमारी इसमें रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी वो जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है उसमें हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे पॉलिश सरफेस के साथ साथ इमेज की भी डिफरेंस याद रखना है कि किसमें वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और किसमें रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो देखो ये तो हो गए हमारे स्फेरिकल मिरर के टाइप्स कि टू टाइप्स के हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। अब जब हम इसमें रे डायग्राम्स को बनाएंगे तो उनके डायग्राम को बनाने से पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स हैं। अब हम उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि किसी भी मिरर का पोल क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस क्या होगी या फिर उसका ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं। देखो तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ ये ए पिक्चर गिवन है, इस ए पिक्चर में ये किसमें की इमेज है, ये है हमारी कॉनकेव मिरर की।
अब इसमें हो क्या रहा है, कॉनकेव मिरर है और जो हमारा सेकंड है, ये है हमारा इसमें कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में लाइट आई और रिफ्लेक्ट हो गई। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में लाइट आएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर नहीं बोलते, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा एक एरर है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसे हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो छोटी सी मिस्टेक है उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देख यहाँ पर ये जो भी हमारी लाइट रेज है वो कुछ इस तरीके से आएंगी। कॉनकेव मिरर का नाम क्या हुआ, कन्वर्जिंग मिरर, मतलब जो चीजों को लाइट की रेज को कन्वर्स करेगी। तो यानी जब भी लाइट रेज आएंगी वो अंदर की तरफ कन्वर्ज होना शुरू कर देंगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर के अंदर ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, मतलब जो लाइट रेज को कन्वर्स करे। और कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज डाइवर्ज होंगी, फैलेंगी, यानी लाइट रेज आई और डाइवर्ज होने लगी अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये जो छोटी सी मिस्टेक हुई है उसको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर हमारा डाइवर कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। इसी वजह से यहाँ पे हम डायग्राम में अब क्लियर कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, यानी लाइट रेज आ रही हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर लाइट रेज आ रही हैं और डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, यानी फैल रही हैं। तो देखो जो हमारे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। जो पोल को, ये जो हमारा पी है इसमें, ये जो हमारा यहाँ पे पी गिवन है, इसी पी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यानी पोल को, और सी से हो गया हमारा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोला गया है, तो देखो जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मतलब गोल, अगर हम इस पूरे गोल सरफेस को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास एक अलग मिरर बनके तैयार होता है। और ये कौन सा मिरर बनेगा, यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर। तो देखो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करवाता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो ब्लू कलर की ये डार्क सी लाइन है ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसमें थर्ड पॉइंट, अपर्चर, जिसको हमने क्या बोला है, एम एन। तो एम से लेके एन तक का जितना भी डायमीटर होगा इस स्फेरिकल मिरर का, एम से लेके एन तक जितना भी हमारा इफेक्टिव डायमीटर होगा स्फेरिकल मिरर का, उसे हम बोलेंगे अपर्चर। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट। मतलब इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर वाला रीजन होगा, यानी जो सी से रिप्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। अब इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे दो अलग अलग मिरर की फॉर्मेशन होगी, यानी यहाँ से हमें
2 कॉनकेव मिरर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स। प्रिंसिपल एक्सिस जिसकी वजह से हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपस में आकर के जॉइन होगा। पोल हमारा स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा। अपर्चर mn क्या होगा? इफेक्टिव डायमीटर होगा उस स्फेरिकल मिरर का। साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे जो ग्लास स्फीयर गिवन है उसका क्या होगा? सेंटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स है सबसे थर्ड फिफ्थ है हमारे पास इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस कर्वेचर की रेडियस को ये बताएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस। फोकस में क्या बोला गया है? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज आर एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस हमारा वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का जहां पे हमारी लाइट रेज पैरेलली आकर के एक्चुअल मीट होंगी या हमें मीट होती हुई दिखाई देंगी, यानी फोकस पे ही हमारी इमेज बनेगी, या तो वो रियल होगी या फिर वो इन्वर्टेड होगी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट आज का पॉइंट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकस से लेकर के पोल तक का जो भी डिस्टेंस होगा। देखो क्या बोला गया है? प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट, तो ये जो हमारा एफ है वो क्या है? फोकस है। तो उसमें अब फोकस से लेके पोल तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। और यही स्मॉल एफ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर के फोकस तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अब ना यहाँ पर हमारे पास रेडियस और फोकस के बीच में एक रिलेशनशिप है जो पेपर में 1 और 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जो रिलेशनशिप होगा किसके बीच में? फोकल लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, वो ये होगा कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का क्या होती है? हाफ होती है। और इसको हम साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ का दुगना किसके बराबर होता है? रेडियस के बराबर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम गिवन है उसमें हम इजिली देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी किसकी डिस्टेंस है? रेडियस की। और जो फोकल लेंथ है वो क्या है? हाफ। तो इससे ये इजिली शो होता है कि जो फोकल लेंथ है वो उस रेडियस का क्या है? हाफ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो फोकल लेंथ की क्या है? ट्वाइस है, यानी रेडियस इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल लेंथ और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशनशिप है। और इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। आज के लेक्चर में हमने अपने ओवरऑल चैप्टर के बेसिक्स के बारे में समझा। सबसे पहले हमने लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि लाइट की क्या-क्या प्रॉपर्टी है। लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेवल करता है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट हमारा डुअल नेचर को शो करता है, यानी वो वेव की तरह भी फंक्शन करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट की वजह से हमें शैडो देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो वहां पर हमें टोटल 3 फिनोमिना देखने को मिलते हैं। एक है हमारा इसमें रिफ्लेक्शन, दूसरा हमें इसमें देखने को मिलता है रिफ्रैक्शन
और इसमें थर्ड हमें फिनोमिना देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन। देन हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि प्लेन मिरर में जब भी इमेज की फॉर्मेशन होगी वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगी, यानी ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, सेम डिस्टेंस पर होगी। जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा होगा मिरर के आगे उतने ही डिस्टेंस पे हमें मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वहां पर हमने लेटरल इन्वर्जन के फिनोमिना को भी देखा कि अगर कोई पर्सन अपने लेफ्ट हैंड को मिरर के आगे उठाता है तो वो हमें इमेज में कैसे दिखाई देगी, राइट दिखाई देगी। इसी तरीके से प्लेन मिरर में हमने देखा कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। देन हमने प्लेन मिरर को पढ़ने से पहले यहाँ पे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस देखा कि रियल इमेज कौन सी होती है और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। देन हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया कि हमारे स्फेरिकल मिरर टोटल 2 टाइप्स के दे रखे हैं। एक है हमारे पास इसमें कॉनकेव मिरर और सेकंड है हमारे पास इसमें कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज होती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और डाइवर्जिंग मिरर में जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल होकर के पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएंगी। देन हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ा। फर्स्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, जो हमारे पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे। देन पोल क्या था, पोल हमारा सेंटर था किसका, मिरर का, स्फेरिकल मिरर का। देन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर था। देन हमने रेडियस के बारे में पढ़ा कि सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और फोकस के बारे में डिस्कस किया। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी लाइट रेज मीट करती हैं या हमें मीट होती हुई दिखाई देंगी। एंड फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस क्या थी, फोकस से लेकर के जो भी हमारी पोल तक की प्रिंसिपल एक्सिस तक की डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और रेडियस और फोकल लेंथ में रिलेशनशिप ये था कि रेडियस ट्वाइस ऑफ फोकस के बराबर है या फोकल लेंथ रेडियस के हाफ के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारे आज के ओवरऑल लेक्चर के बारे में बात, जिसमें हमने लाइट के बेसिक के बारे में कंप्लीट करा। जो अब हमारी इमेज फॉर्मेशन है, किस तरीके से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज की फॉर्मेशन होती है, उसको हम अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। वहां पे हम पढ़ेंगे किस तरीके से स्फेरिकल मिरर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज की फॉर्मेशन होगी।